नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस चैप्टर के अंतिम दौर में चल रहे हैं, ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस बता रहा हूं। गॉस थ्योरम के लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन क्या देखा था कि एक लॉन्ग शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, तो वो हमने देखा था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आती थी, ठीक है। फिर इसके कुछ डिफरेंट केसेस भी हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में जो बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं वो जो है वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समथिंग समथिंग, या हम 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एक स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करते हैं कि स्फेरिकल शेल, देखिए इसको हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। कि सबसे पहले बात तो हमने जो चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, तो हमने जो चार्ज डेंसिटी पढ़ी है बच्चों, वो कितनी चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, तो हमने चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की पढ़ी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो जब हम चार्ज को एक लाइन पर देखते हैं। लाइन पे देखने का मीन्स क्या होता है, एक बहुत लंबा तार है जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तब हम वहां पर क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लैम्डा से शो करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में अगली चीज जो थी कि अगर चार्ज एक सरफेस के ऊपर फैला हुआ हो, चार्ज किसके ऊपर फैला हुआ हो, एक सरफेस के ऊपर फैला हुआ हो, तो वहां पर जो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, सॉरी, वहां पर जो क्या होता है पर यूनिट एरिया के ऊपर जो हम चार्ज निकालते हैं कि एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा, उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा कि जो वॉल्यूम मतलब आसपास, आगे पीछे, आसपास चारों दिशाओं में हमको क्या दिखे, चार्ज दिखता है, तब हम उसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब स्फेरिकल शेल की जगह हम बात करेंगे, स्फेरिकल शेल की जगह पर अगर हम बात करेंगे तो हमें यह डिसाइड करना आना चाहिए कि कब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करें, कब हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को यूज करें, ठीक है। चलिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करने के लिए थोड़ा सा समझिए। अब आप लोग अपने हिसाब से अपने मन में सोचिए कि किस तरीके की चार्ज डेंसिटी हमें इस क्वेश्चंस में यूज करनी होगी। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, एक बलून है, क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि एक बलून है, ठीक है, या हम एक शेल की बात करते हैं। शेल मतलब अंदर से खोखला है, एक हमारे पास एक कंडक्टर शेल है। अच्छा, अगर मैंने उसको चार्ज दिया तो चार्ज कहां पर स्प्रेड होगा, कहां पर फैलेगा, समझ पा रहे हो कि अगर मेरे पास एक शेल है, एक खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अंदर सिर्फ एयर है। अब जैसे हमने उसको चार्ज दिया तो हमको मालूम है कि चार्ज कहां जाएगा, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे जाएगा। 3D में हम देखेंगे कि उस चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी सरफेस पे है। अब चार्ज सिर्फ और सिर्फ जब उसके सरफेस पर होगा तो हम कौन से यहां पर चार्ज डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा, हाँ, तो हमें कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगी। बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उनको शेल बोल देते हैं तो वो शेल को सोचते हैं कि 3D में है, 3D में है तो उसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं और बस वहीं पर गलती कर जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है। दूसरा, एक और तरीके से अगर मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल लूं, मुझे देखता है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि अब हमारे पास में क्या है कि सबसे पहली बात तो मैंने जब एक शेल की बात करी तो शेल ही होता है। शेल का मीनिंग क्या है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने क्या लिया, एक शेल लिया। शेल का मीनिंग क्या है कि वो अंदर से खोखला है, ठीक है, लाइक फुटबॉल, ठीक है। अब उसके बाद मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं कि अब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक तरबूज जैसा, हम बोल सकते हैं कि तरबूज कैसे अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है। अब जब इसके ऊपर हम चार्ज देंगे, तो इसके ऊपर चार्ज देंगे तो क्या हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूज करना है या सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करना है, तो उसके लिए भी बच्चों आप लोगों को यह डिसाइड करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर भी दो मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। एक हो सकता है कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर मीनिंग हम बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल का बना हुआ हो सकता है, और नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर।
तो कंडक्टर का हो सकता है बना हुआ, नॉन कंडक्टर का। जब कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर होगा, अब ये समझिएगा कि यहां से ये पूरा अंदर से भरा हुआ है सॉलिड से। सॉलिड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जिस भी मटेरियल का या जिस भी मेटल का बना हुआ है वो पूरी ठोस मेटल है। अब इस पर हम चार्ज देंगे तब क्या होगा। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसके ऊपर जब हम चार्ज देंगे तो उस चार्ज को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करोगे या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो समझिए, जैसे हम इसको चार्ज देंगे तो भले ही हमने सेंटर में चार्ज दिया बच्चों, तो हमें मालूम है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये सारा चार्ज कहां जाएगा, यहां पर। मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके बाहर आ जाएगा। अब इससे ज्यादा तो आगे जा नहीं सकता क्योंकि आगे एयर है, और एयर में हमें मालूम है कि चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है, कि एयर क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती है, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक चार्ज जा नहीं सकता। इसका मतलब हम जब जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज देते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि सारा चार्ज बार बार जाकर हम जितना भी चार्ज देते हैं वो सारा का सारा चार्ज जाते जाते कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, सिर्फ सरफेस पे। अब भले ही अंदर से ये मेटल सरफेस सॉलिड है, लेकिन फिर भी अगर इसके हम अंदर यहां पर अगर हम चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या चार्ज को देखेंगे इस अंदर के एरिया में, तो चार्ज की वैल्यू हमें अंदर की साइड कितनी मिलेगी, तो बच्चों वो मिलेगी 0। यानी सारा चार्ज आपने जहां पर भी दिया तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, उसके आउटर सरफेस पे। और आउटर अगर सरफेस की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें यहां पर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि चार्ज जो है वॉल्यूम में स्प्रेड नहीं है, वो सिर्फ उसकी सरफेस पर स्प्रेड हो गया। हमने दिया वॉल्यूम में, लेकिन स्प्रेड कहां पर हो गया, उसकी फिजिकल फिनोमिना की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर स्प्रेड हो गया, सरफेस पर फैल गया। अब जब सरफेस पर फैल गया तो सीधी सी बात है हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूज नहीं कर सकते, तो हमें कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगी, तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगी बच्चों। तो यहां पर हम किस तरीके का, अगर जब वो हमें कंडक्टर बोलता है, सॉलिड स्फीयर है लेकिन कंडक्टर है, तो वो बिल्कुल बिहेव करेगा किसके जैसे, एक शेल के जैसे, एक कंडक्टर शेल के जैसे। इतनी बात समझ में आई। तो वहां पर आप लोगों को जब क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं तब आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। अब नॉन कंडक्टर की बात करते हैं। तो नॉन कंडक्टर हमने जैसे एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, जैसे बिल्कुल इसी तरीके से तरबूज। अब तरबूज के अंदर हमने क्या कर दिया, बीज, जहां पर तरबूज के अंदर जो बीज रहते हैं, अब बीज के जगह पर आप थोड़ा सा समझिए कि वहां पर हमने चार्ज रख दिया। अब जैसे चार्ज रख दिया तो अब क्या हो गया कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब चूंकि बॉडी नॉन कंडक्टर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लग रहा है, ये जाना चाहते हैं एक दूसरे से दूर, लेकिन बॉडी जो पूरी है उसके चारों तरफ का जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टर का है, तो वो उसे चलने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब आप इस सॉलिड सरफेस के ऊपर या सॉलिड स्फीयर के ऊपर इसमें जहां पर आप चार्ज रखोगे वो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। अब आप सोच सकते हो कि यहां पर चार्ज क्या है, पूरे 3D में स्प्रेड है, पूरे उस सॉलिड के अंदर बाहर सभी दूर स्प्रेड है, तब हम यहां पर कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगी बच्चों वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर इस छोटे से फिनोमिना की जगह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जब वो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है तब आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। अगर कंडक्टर होगी तो हम उसे शेल के जैसा बिहेव करेंगे, इट मींस हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। अगर वहां पर नॉन कंडक्टर बॉडी है तो इसका मतलब चार्ज अंदर तक फैला हुआ होगा और हम वहां पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखनी थी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड शेल। तो यहां पर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि या तो आप लोगों को वो शेल बोल दे, या यहां पर ही अगर कंडक्टर स्फीयर भी अगर आप लोगों को बोल के रखा है तो भी आप क्या करोगे, सेम ही डेरिवेशन हम लोगों को अप्लाई करना होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। यूज हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पर स्प्रेड है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, लेट सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड q इज द नेट चार्ज प्रेजेंट इन इट। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझिए। यहां पर
ठीक है, समझिए कि सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारे पास एक शेल है कुछ इस तरीके से, ये 3D में है बच्चों, थोड़ा सा समझना। इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली, और उसके ऊपर टोटल चार्ज हमने कितना दिया, तो टोटल चार्ज हमने इसके ऊपर क्यू दिया। अब क्यू जैसे चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया होगा, स्प्रेड हो गया होगा, फैल गया हो गया, ठीक है, फैल गया होगा। अब इस फैलने की वजह से हम क्या देखेंगे कि चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, तो इसके सरफेस पे यूनिट एरिया पे अगर हम चार्ज की वैल्यू देखेंगे तो वो चार्ज हमें कितना दिखेगा, सिग्मा। इतनी बात समझ में आई। और ये सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू होगी सिग्मा। ये मीनिंग है यहां पर। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। अब फील्ड आउटसाइड द सेल, जब हम एक शेल को अगर देखेंगे, इसके ऊपर अगर हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज को दे दिया है, तब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि चार्ज सिर्फ आउटसाइड में होगा, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं या शेल की बात कर रहे हैं, तो चार्ज सिर्फ आउटसाइड में होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 अलग अलग बिंदुओं पे फाइंड कर सकते हैं। और वो 3 अलग अलग पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड, एक पॉइंट P यहां पर आउटसाइड पर हम कंसीडर करेंगे। एक बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस पॉइंट पर निकालेंगे, दूसरी बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर निकालेंगे, और तीसरी बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई। यानी ये जो शेल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो 3 अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आएगी, और हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। ओके, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं कि फील्ड आउटसाइड द सेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहते हैं किसमें, उस सरफेस में, या फिर उस शेल की वजह से उसके बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो वही है कि कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल, ठीक है, एट r डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द शेल। नाउ वी हैव डिटरमाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इट मींस देखिए, ये हमारे पास में क्या है, एक शेल है, ठीक है, और इस सेल के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, तो इस सेल को हमने पॉजिटिवली, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज दिया है, ठीक है, यानी इसके हर एरिया पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम देखने को मिलेगी, और वो चार्ज डेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी, दैट इज सिग्मा। अब इसके सेंटर से ही हमने r डिस्टेंस पर, ठीक है, इसके सेंटर से, ये सेंटर है इसका, इसके सेंटर से ही r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यही पूरी बात इस टॉपिक के अंदर या इस छोटे से सेंटेंस में लिखी हुई है। अब सबसे पहली बात तो जैसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, और गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें 4 स्टेप्स में काम करना पड़ता है। सबसे पहली स्टेप क्या है कि हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगी, और वो गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से मानते हैं कि एंगल की वैल्यू सेम हो जाए, एंगल नहीं बदले, और साथ ही साथ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तब हम कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कैसे इस पॉइंट को घेरे हुए मानेंगे, तो हम एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मानेंगे। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब एक और स्फीयर हमने कंसीडर करा जिसका सेंटर यही वाला है, ठीक है। अब ये वाला जो सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस, ये सरफेस किस तरीके से बिहेव करेगा, लाइक अ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पर हम देखते हैं कि क्या थीटा वैल्यू सेम होगी, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा। अच्छा, यहां पर सरफेस पर अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो एरिया वेक्टर भी इसका आएगा, और यहां पर एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। यहां पर देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, दोनों अगर पैरेलल है तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगी। सिमिलरली हम कहीं पर भी इस सरफेस पर कहीं पर भी देखें, हमें थीटा की वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो यहां से इस चार्ज की इस पॉइंट तक की दूरी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, हर जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदल रही, चार्ज नहीं बदल रहा। डिस्टेंस और चार्ज अगर सेम रहता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। इसका मतलब हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो एकदम करेक्ट है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा अज्यूम कर लीजिएगा बच्चों, ये 3D में एक 3D की हमारे पास एक शेल है, और उस पॉइंट पे हमें फाइंड करना था इंटेंसिटी, तो उसको घेरे हुए हमने एक दूसरा शेल मान लिया, बाहर से ऐसा घेरा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है,
तो अब सबसे पहली जो स्टेप्स होती है हमारे पास, वो स्टेप में हमें इस गॉसियन सरफेस के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो वही पहले स्टेप क्या है हमारे पास, देखिए। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, हमने एक गॉसियन सरफेस माना, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। अब दूसरा हमको गॉसियन सरफेस मानना थी जिसका कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल होगा ऑफ रेडियस r, उसकी रेडियस कितनी होगी r, सो दैट पॉइंट P, इस तरीके से हमें मानना पड़ता है कि पॉइंट P हमेशा गॉसियन की सरफेस के ऊपर हो जाए। ठीक है, सो दैट पॉइंट P इन दिस सरफेस, या इन की जगह यहां पर ऑन कर लीजिए, ऑन दिस सरफेस। अब E का मीनिंग क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यानी हमेशा क्या होगा, इस पूरे शेल के बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, एज कंप्लीट सरफेस, सभी सरफेस की वजह से, एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस द एंगल इज जीरो बिटवीन E एंड A। हम देख चुके हैं कि कहीं पर भी हम एंगल देखेंगे तो वो जीरो दिखेगा। ये हमने पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस के बारे में लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इस सरफेस से लिंक्ड कितना चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, समझिए। तो सेकेंड स्टेप जो होगी हमारे पास में, कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है हमें इससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि यहाँ पर सभी दूर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में कि E डॉट ds, और हमें मालूम है कि जब हम डॉट हटाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब यहां पर हम जैसा कि पता लगा सकते हैं कि क्या होगा, E ds और cos थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, ds का। ठीक है, अब सोचिए ds कहाँ है, तो ds ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ds हमने यहां पर माना, छोटा ds 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 ds, इन सारे को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी फुटबॉल के ऊपर का वो छोटा सा एक जो एरिया होता है ना, ठीक है, जो आपने पेंटागन शेप में देखा है, तो वो पेंटागन 1 2 3 4 सबको अगर हम क्या करते जाएंगे, सबका एरिया निकाल के सबको अगर ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक साथ ले आएंगे, तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, उस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। और पूरे सरफेस का सरफेस एरिया का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो E 4πr²। ये स्मॉल r हमको, क्योंकि हमने इस सरफेस की बात करी तो इसकी रेडियस हमें लिखनी है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा किससे, गॉसियन सरफेस से, और वो कितना होगा, E 4πr²। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, इसको जितना सर पूरा जितना भी चार्ज आपने इसको दिया होगा वो सारा का सारा चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस पे, और हमने माना था कि इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने कितना दिया है, Q। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा Q। ओके, तो ये थर्ड स्टेप। अब फोर्थ हमारे पास जो स्टेप होती है, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ एक्चुअली क्या होता है बच्चों, तो गॉस लॉ हमारे पास में होता है, फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। ये तो हमारे पास में क्या था, गॉस लॉ था, इसकी वैल्यू हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, E 4πr², और चार्ज, तो चार्ज को हमने कैपिटल Q माना था, ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो E इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 4π ε0 r²। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा इस वे में लिख दूं, थोड़ा सा जाना पहचाने तरीके से अगर मैं लिख दूं, तो जाना पहचाना तरीका क्या है हमारे पास, 1/4π ε0 Q/r²। तो ये तो फॉर्मूला किसका आ गया, ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका खोजा था, कि हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तब यही फॉर्मूला लगाते थे। इसका मीनिंग यहां पर क्या है, इसका मीनिंग ये होगा
कि जब मैं इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं तो इस शेल का सारा चार्ज मैं कहां पर, उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकता हूं, उसके सेंटर पर लोकेटेड मान सकता हूं। इतनी बात समझ में आई? तो एक बहुत अच्छा तरीका हमें पता चला कि जब भी हमारे पास में स्फेयर होगा, सॉलिड कंडक्टर स्फेयर होगा या कंडक्टर शेल होगा, तब हम क्या करेंगे, उस शेल का पूरा चार्ज सभी दूर ना मान के उसे हम एक पॉइंट चार्ज के जैसे उसके सेंटर पे हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर मान सकते हैं। और यही छोटी छोटी सी बात बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। इन्हीं छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप लोगों से IIT जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से तो फाइनली हम फिर इसका कुछ रिजल्ट निकालते, तो वो रिजल्ट हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस टर्म को यहां पर थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिख चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, इसका रिजल्ट। ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो इसका क्या रिजल्ट हमने निकाला, तो रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल क्रिएट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एज टोटल चार्ज प्रेजेंट एट सेंटर। ओके, कंसीडर लाइक पॉइंट चार्ज। हम उसे एक पॉइंट चार्ज के जैसे पॉइंट चार्ज के जैसे मान सकते हैं। उस सारे शेल के चार्ज को एक पॉइंट पर हम कंसंट्रेट मान सकते हैं, लोकेटेड मान सकते हैं, और हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसका दूसरा रूप देखते हैं कि जब पॉइंट जो होगा उसके सरफेस पर होगा, यानी उस शेल के सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार क्या है कि हमारे पास में एक फिर से समझिएगा। अब क्या है कि मैं बहुत बार वो जो 4 स्टेप्स थी, पहले स्टेप्स मैंने अच्छे से बताई आप लोगों को, अब उन 4 स्टेप्स को हम करेंगे, लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूं। ठीक है, मीनिंग समझिएगा, बेसिक मेथड समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब क्या है इस बार कि एक हमारे पास वही स्फेयर है और स्फेयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो उस स्फेरिकल शेल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और पॉइंट P उस स्फेयर के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट ऊपर रखा हुआ है। अब जैसे ही ऊपर रखा हो तो इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब जैसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस P पॉइंट को घेरे हुए हमें क्या मानना है, एक गॉसियन सरफेस मानना है। ठीक है, चलिए तो फील्ड ऑन द शेल के ऊपर देखेंगे तो कंसीडर अ पॉइंट P। ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर रेडियस, ये दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द शेल, नाउ वी हैव डिटरमाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या होगा कि हमने जो गॉसियन सरफेस मानी है उस गॉसियन सरफेस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो वो गॉसियन सरफेस के बारे में बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमने पहले वाले टॉपिक में या पहले वाले के बारे में लिख चुके हैं। ठीक है, तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अ concentric spherical shell of radius r so that point P in the E in the surface, E radially outward, जो पहला लिखा था बिल्कुल वैसा का वैसे लिखा। सिर्फ एक बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बस यहाँ पर यह है कि जो r और स्मॉल r है दोनों की रेडियस दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, फिर अगले में कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक, तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं। ठीक है, हमने ये देखा था कि E ds कितना होगा, तो वो होगा E 4 पाई और r स्क्वायर। अब ये बात यहां पर बस थोड़ी सी ध्यान रखना, वहां पर हमने स्मॉल r यूज करा था, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट इस समय यहां था। अब जब पॉइंट यहां आ गया तो इसी सरफेस का हमको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन यानी उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो कैपिटल रेडियस हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो होगा हमारे पास में, ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या होगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज भी इसके अंदर उतना का उतना ही होगा, और वो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा बच्चों, तो वो टोटल चार्ज पूरा Q का Q प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। फिर उसके बाद अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास में E ds इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है E 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, टोटल चार्ज है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब E को हम यहीं रहने देते हैं, इस पूरे को इधर ले जाएंगे, तो फिर से हमें जाना पहचाना फॉर्मूला देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर।
सेम आया, ठीक है, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे सेम आया, फिर से हम इसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जब हम पॉइंट के आगे की बात कर रहे थे तो उस वाले केस में हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, तो वो आई थी 1/4πε0 Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। और यहां पर क्या आया है, तो यहां पर आया है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब लेकिन ये चीज समझिए, इस केस में ये यहां पर अगर हम देखेंगे तो R बड़ा था, यानी अगर ये वाली डिस्टेंस अगर बड़ी है तो इसका मतलब इसका E छोटा होगा। अब यहां पर कैपिटल R, ठीक है, समझ में, कैपिटल R, ये डिस्टेंस छोटी हो गई ना, पहले पॉइंट यहां था तो R इतना यूज कर रहे थे, अब पॉइंट यहां हो गया तो R इतना यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो रेडियस अगर कम हो रही है, डिस्टेंस अगर कम हो रही है, तो इसका मतलब E की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और E की वैल्यू अगर हमारे पास में बढ़ गई है, इसका मीनिंग यहां पर यह है कि जब बाहर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और उस पॉइंट को जैसे जैसे हम पास में लाते जाएंगे, इस सरफेस तक लाते जाएंगे, तो हमें अब ये पता चल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, यानी उस पॉइंट P से लेकर तो सरफेस तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस छोटी होते जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हो जाती है। चलिए, तो यही चीज लिखा, फॉर्मूला ऑफ इज सेम आउटसाइड बट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, अब अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस अंदर वाले टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो फील्ड इनसाइड द शेल, फिर से गॉसियन सरफेस के बारे में हमें वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब सीधे सीधे से मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर गॉस लॉ लगा देता हूं, ठीक है। अब गॉस लॉ सीधे सीधे हम क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। क्या होगा कि अगर मैं किसकी बात करता हूं, गॉस लॉ EdS, और यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसे जैसे तैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आपको फॉर्मूला निकलेगा 4πr स्क्वायर। और इस बार की खासियत क्या होगी कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से भी छोटा होगा, ये कंडीशन बैठेगी। लेकिन अब यहां पर समझिए, यहां पर जब हम ये वैल्यू, ये पॉइंट निकालेंगे, क्या, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो वो कितना है, समझिए, चार्ज तो सारा का सारा इस बार यहां पर है बाहर की तरफ, ठीक है। सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, इस सरफेस के ऊपर है। जब हम गॉसियन सरफेस इस अंदर वाली मानी हमने, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जब हम चार्ज को ढूंढने गए तो हमें कितना चार्ज मिला, तो हमें चार्ज कितना देखने को मिला, 0 चार्ज देखने को मिला। इसका मतलब 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसे पूरे सॉल्व करेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कितने देखने को मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस शेल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देखने को मिलेगी, 0, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं होगी। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए, जो अब हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने शेल के बाहर फाइंड करी, शेल के ऊपर फाइंड करी, अब शेल के अंदर भी फाइंड करी। अब इन तीनों को हम थोड़ा सा एक साथ में मर्ज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव कर रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारे पास में शेल, और ये शेल के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो बच्चों सीधी सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि शेल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें मालूम है कि जब पॉइंट P इस तरीके से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इसके बाहर है, तब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है हमें पता है क्या होता है, तो वो होता है 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर, यही होता है। सरफेस के ऊपर भी यही होता है, बस रेडियस इस बार इस शेल की रेडियस के बराबर लेना पड़ेगी हमें। तो अब ये चीज समझिए
कि सबसे पहली बात तो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर देख सकते हो ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस समय पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, यानी उस सरफेस पर मैक्सिमम होगी। फिर जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अकॉर्डिंग क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो ये 1/r² के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते 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 फाइनली अप्रोक्सीमेटली 0 तक जाएगा। इसके इस तरफ भी वही फिनोमिना होगा। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम। अब लेकिन जब अंदर की बात करते हैं तो जैसे हम इसके अंदर घुसते हैं तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना देखने को मिलता है, वो 0 देखने को मिलता है। इसका मतलब इसकी लाइन इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो अगर इसका सीधा सीधा अगर हम रूप देखें तो कुछ हमें एसी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब सरफेस के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते जाएंगे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के अंदर घुसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर 0 जब तक हम सरफेस के अंदर है 0 0 0 यहां तक। फिर जैसे ही यहाँ के बाहर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा और फिर बाहर जाते जाते 0 की तरफ आने लग जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को इजीली क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² रेडियस के अकॉर्डिंग सॉरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर भी उसी तरीके से सरफेस के ऊपर 1/r² के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छे से कुछ थ्योरी आती है हमारे पास में, कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने क्या हो सकता है कि आप अपनी कार में एक ऐसे माहौल में फंस गए हैं जहां पर क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी जगह पर, मतलब एक ग्राउंड में बोल सकते हैं हम, एक ग्राउंड में आपकी गाड़ी खराब हो गई है, बरसात के मौसम में बहुत बिजलियां चमक रही है। अब बहुत ज्यादा बिजलियां चमक रही है। अब आपके पास में क्या है कि आपको बिजली आपके आसपास गिरते हुए दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली आपके ऊपर भी गिर सकती है। तब आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं कि या तो आप कार में ही रहेंगे, ठीक है, उस कार में रहेंगे जो कि मेटल की बनी हुई है, जो कि धातु की बनी हुई है, या फिर आप बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे सहारा लेंगे। तो आप किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं? तो बच्चों आप अपनी जान कार में रहकर ही बचा सकते हैं। क्यों बचा सकते हैं? क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि आपकी कार जो होगी एक शेल की तरह बिहेव करेगी। कंडक्टर है तो जो भी चार्ज होगा वो चार्ज सिर्फ उसके बाहर तरफ होगा, और आप तो कार के अंदर बैठे। इसका मतलब अगर बिजली इस कार के ऊपर भी गिरी तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर होगा, उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और आप इस तरीके से अपनी कार में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि हम बाहर निकलकर किसी पेड़ के नीचे जाना चाहें तो पेड़ के ऊपर क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में नेगेटिव चार्ज होता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि उस पेड़ के ऊपर बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से बहुत सारे क्या होता है, मैजिशियंस जो होते हैं, जो फिजिक्स के इसी तरीके से बहुत बार आपको क्या करते हैं चीजें, मतलब बहुत सारे जादू दिखाते हैं, मैजिक्स दिखाते हैं। तो किस तरीके से कि आपने देखा होगा कि वो एक क्या करते हैं, एक जालीदार कपड़े पहनते हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं। अब मेटल के अगर मैंने पूरा कपड़ा पहन लिया तो वो मेरा जो पूरी बॉडी उससे ढकी है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक तरीके से वो शेल की तरह बिहेव करेगा और मैं शेल के इनसाइड हूं। अब मैं लाखों करोड़ों वोल्ट की बिजली भी क्या करूंगा, इस तरीके से अगर मैंने पकड़ ली तो पकड़ने के बाद भी क्या होगा कि वो जो बिजली है उस सरफेस से होते हुए सिर्फ बाहर से निकलेगी, अंदर तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये कुछ छोटे से इसके प्रैक्टिकल हैं जिसका हम यूज भी करते हैं। इसी तरीके से क्या होगा कि जब बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए जो बिजली, आसमान में बिजली चमकती है, तो उससे क्या किया जाता है, तो उनके कॉर्नर्स पर रॉड्स गाड़ते हैं, ठीक है, जो सीधे जमीन पे जाती है, और ऊपर जाकर एक टावर बनाते हैं। आप अक्सर देखिएगा कि जब भी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक मेटल का टावर जरूर होता है,
वो मेटल का टावर इसलिए कि क्योंकि अगर बिजली गिरी तो उस मेटल के टावर से होते हुए वो इसके कॉर्नर से जाएगी और अंदर जो भी लोग होंगे या अंदर जो भी चीजें होंगी वो एक शेल के अंदर होंगी और उनके उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर हम देख चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो ये बात आप लोगों को कुछ समझने वाली थी। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल फिनोमिना हमें देखने को मिलता है इस बेसिस पे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो अब इसके आगे का हमारे पास में पार्ट क्या है कि अब हम नॉन कंडक्टर शेल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो होगा हमारे पास में बच्चों वो क्या होगा कि इस बार हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड शेल की बात करेंगे। अब यूनिफॉर्म चार्ज्ड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक वर्ड आप जोड़िएगा और वो है नॉन कंडक्टर। ठीक है, हालांकि आप नीचे थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ इस बात को स्पेसिफाई किया गया है। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर कंडक्टर दिया है तो आप लोगों को शेल का वाला इसका पहले वाला फिनोमेना यूज करना है, जबकि यहाँ पर नॉन कंडक्टर दिया है इसका मतलब हमें यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूज करना होगा, क्योंकि चार्ज उसके अंदर जो नॉन कंडक्टर बॉडी है वो चार्ज को स्प्रेड होने नहीं देगी, फैलने नहीं देगी। ठीक है, चलिए, तो लेट P इज द यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। P नहीं सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, रो। तो रो एक्चुअली क्या होता है, तो रो होता है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है, नॉन कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस r है, इसके ऊपर टोटल चार्ज हमने वही q दिया है। ठीक है, प्रेजेंट इन इट। इसका भी वही 3 हिस्सों में हम इसे स्टडी करेंगे। पॉइंट सबसे पहले क्या होगा, इसके बाहर इसकी सरफेस पे, और तीसरा इसके अंदर। ओके, तो अब थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले बात तो फील्ड आउटसाइड। अब फील्ड आउटसाइड को समझने के लिए, ठीक है, यहां पर आप समझिएगा, जब हम इसके आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड ये वाला अभी हाल आप लोगों को जैसा जैसा बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा। मैं फिर से ये वाली चीज आपको करके नहीं बता रहा हूँ, जब आप इसको पूरा करके देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से वही देखने को मिलेगा, और वो क्या देखने को मिलेगा, 1/4πε0 q बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये वाली रेडियस स्मॉल r वाली। ओके, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, करिएगा तो आपको नेट चार्ज, ये पूरा चार्ज आप इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं ना, पूरा वही तरीका होगा जिस तरीके से हमने शेल के लिए किया था। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हाँ, अब अगली बात करते हैं फील्ड ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर किस तरीके से होगा, तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर क्या होगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। बिल्कुल आपको उसी तरीके से बिहेव करना है। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 1 Q बाय कैपिटल R। ये चीज मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है, सेम आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल इसी तरीके के फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। मेन बात होती है अब इनसाइट की, अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब हमें समझने वाली बात है क्या है कि ये चीज समझिएगा कि अब एक पॉइंट P हमने यहां माना है इसके अंदर। अब इस पॉइंट P को घेरे हुए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक ये वाले इस P पॉइंट को घेरे हुए ये वाली स्मॉल रेडियस हमारी ये वाली रेडियस होगी। इसकी खासियत क्या होगी कि इस बार जो रेडियस है वो कैपिटल रेडियस से कम होगी, इसका मतलब पॉइंट इस शेल के अंदर है। अब हमें यहां पर इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमें टोटल चार्ज इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फील्ड इनसाइड द स्फीयर वही है कि कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट r distance to the center of the sphere. Now we have determined the intensity of electric field at this point. इसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर वही गॉसियन सरफेस हमें मानना पड़ेगी, तो वो उसके बारे में लिखा है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r so that point P on this surface E is radially outward as complete surface at every point of this surface the angle is 0 between E and A. ओके, सभी कुछ यहाँ पर देखिए, समझ सक रहे हो ना सभी लोग कि रेडियली आउटवर्ड इस सरफेस के तरफ से ऐसा निकलेगा, और सभी दूर अगर हम किसको देखेंगे, इस E
और ds के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे तो सभी दूर थीटा बनेगा। ये समझ में आता है ना कि सरफेस एंगल क्या होगा, तो सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो अभी हम जानते हैं E डॉट ds, जब हम डॉट हटाते हैं तो लग जाता है cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू बच्चों डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, तो cos थीटा की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी है, तो cos थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में E ds, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ds, और ds का इंटीग्रेशन, तो गॉसियन सरफेस का हमें सरफेस एरिया लेना है। ओके, तो गॉसियन सरफेस का जब हम सरफेस एरिया लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा E और 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई? ये काम तो हम काफी बार से करते आ रहे हैं, उम्मीद है इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थर्ड हमारे पास में स्टेप क्या है, थर्ड हमारे पास में स्टेप है वो है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहां पर जो हमने गॉसियन सरफेस माना था, यहां से यहां तक इसकी रेडियस जो स्मॉल r थी, पॉइंट P यहां था, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस बार चार्ज है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, तो समझिएगा। अब यहां पर हमने सरफेस इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को यूज करना है, और वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमारे पास में कितनी होती है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमारे पास में होती है वो है रो। इतनी बात समझ में? अब समझिए, एक वॉल्यूम में 1 कूलम चार्ज है, 2 वॉल्यूम में 2 कूलम हो जाएगा, 3 वॉल्यूम में 3 कूलम हो जाएगा, या एक वॉल्यूम में अगर रो चार्ज है तो 2 वॉल्यूम में 2 रो, 3 वॉल्यूम में 3 रो, 5 वॉल्यूम में 5 रो। इतनी बात समझ में? अब इसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज यूनिट चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है रो, तो हमें इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कौन से सरफेस का बच्चों, ध्यान से देखना, इस सरफेस के अंदर की बात करें तो गॉसियन सरफेस का हमको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो इनटू हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। इतनी बात समझ में आई? तो अब कैसे निकालेंगे Q, अब हमें इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो अब हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है इस 4/3 पाई r³, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई और स्मॉल r³। इतनी बात समझ में? तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फेरिकल इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, चलिए अब हमारे पास में फोर्थ स्टेप आती है, कौन सी, हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ को चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है गॉस लॉ, E ds, और यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हमने देखा था तो इसको हमें कैलकुलेट करके लाए थे, तो वो लाए थे 4 पाई स्मॉल r²। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं रो 4/3 पाई r³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसे हम समझें, इसे कैलकुलेट करें, तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये r² से ये क्यूब कैंसल। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं E, अब समझिएगा 4/3, या एक काम करते हैं 4 से 4 भी कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा बेसिकली हमारे पास में बच्चों 1/3। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर क्या बच रहा है, पाई रो। ठीक है, एक r एक रेडियस बच रही है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसल, यानी
एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरीके से। देखिए इसे फाइनली मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि अभी तक हमने जो देखा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने देखा, उसमें हर बार कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस आती थी, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं दिखना है, यहां पर हम लोगों को ये चीज पता चल रही कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, समझ में आ रहा है, रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, किसकी, गॉसियन सरफेस की रेडियस हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्या इस फॉर्मूले में कैपिटल आर कहीं आ रहा है? तो हाँ आ रहा है, कैपिटल आर इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये रो क्या होता है, तो ये रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और पूरे का वॉल्यूम हम उसके फॉर्म में भी इसको आंसर लिख सकते हैं, कैपिटल आर के फॉर्म में भी इसे शो कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, अगर आप लोगों को स्फेरिकल शेल की बात कर रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आप लोगों को कैलकुलेट करना आती है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, इनसाइड मतलब एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टर के अंदर हम लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और वो फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतनी बात समझ में। चलिए, तो 3 तरीके थे हमारे पास, उन तीनों तरीकों को कंबाइन करके फिर से एक सिचुएशंस देखते हैं, और वो सिचुएशंस क्या होगी उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, ये स्फेरिकल वही उसी तरीके से। अच्छा, आप समझिएगा कि अंदर तो हम लोगों ने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, रेडियस के। ये चीज हम देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर मैं बिल्कुल जस्ट यहीं पहुंच जाऊं तो पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे जैसे हम डिस्टेंस से आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कहां तक, यहां तक, सरफेस तक जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी। सेम इसी तरीके से 0 से इस तरफ जाएंगे तो रेडियस बढ़ते जाएगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बढ़ते जा रही है। फिर जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बाहर का तो हमें मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो इस तरीके से यानी रेडियस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी दोनों तरफ। ये तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे सीधा सीधा इसको इमेजिन करने की कोशिश करें तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये बढ़ते जाएगी, यहां पर जाते जाते मैक्सिमम हो गई, फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो सेंटर तक जाते जाते कम होगी, मिनिमम, फिर सेंटर से इस तरफ जाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगी, और फिर इधर से ऐसे। तो कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आज की जो क्लास है जो आप लोगों को स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल नॉन कंडक्टर के बारे में मैंने जो कंडीशंस बताई है, गॉस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों एग्जाम्स में आप लोगों के लिए जब IIT नीट जैसी एग्जाम्स जब क्वेश्चंस तैयार करती है तो बस आप लोगों से वो यही देखना चाहती है, आपको ये कंडीशंस बदलते जाएंगी। वो जानबूझ के आप लोगों को कुछ ऐसी कंडीशंस देंगी, वो आप लोगों से उम्मीद करेंगी कि आप लोग क्या एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, और फिर गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने का दूसरा बात क्या है कि टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये 2 चीज अगर आपने सही तरीके से मान ली तब आप लोग क्या कर लोगे, इजीली गॉस थ्योरम के बेसिस पे कितने भी टफ आपको न्यूमेरिकल दिए जाएं आप इजीली कर लोगे। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को इजीली समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। करीब करीब ये चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरा जो हमारा टॉपिक था, ये जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।